नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स को लेकर के, इंडियन शेयर बाजार को लेकर के बहुत बड़ी खबर आई। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस टैरिफ का डर पिछले कुछ दिनों से दुनिया को दिखाया हुआ था, वो टैरिफ आखिरकार लागू हो गए। 2 अप्रैल की रात, यानी कि अगर भारतीय समय अनुसार देखें तो 3 अप्रैल लग चुका था और ये टैरिफ लागू हो चुके थे। बाजार आज जब खुला सुबह के समय में, तो बाजार में उथल पुथल थी। ग्लोबल मार्केट्स को झटका लगा, इंडियन शेयर मार्केट को झटका लगा, और इसके साथ ही साथ कई देशों की इकोनॉमी को भी झटका लगा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा टैरिफ का हथियार जो है वो बाहर निकाला है। लेकिन क्या ये हथियार ट्रेड वॉर बढ़ा सकता है? क्या ग्लोबल इकोनॉमी पे बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है? क्या इंडियन इकोनॉमी पे बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है? ये सब कुछ आज इस स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस समय बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, बाजार के जानकार हैं, इकोनॉमी को लेकर के अच्छी परख रखते हैं। हमारे साथ इस समय अजय बग्गा जी मौजूद है। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिस्तर पर। थैंक यू। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, सबसे पहला सवाल जो डोनाल्ड ट्रंप ने अब कर दिया है, कई महीनों से, कई दिनों से, जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होकर के आए थे, तब से ये बड़ा सवाल बना हुआ था कि अगर उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए तो होगा क्या। और अब रेसिप्रोकल टैरिफ लग गए, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से ग्लोबल इकोनॉमी पर कोई बड़ा असर पड़ता हुआ देख रहे हैं इस समय? जी हाँ, एक स्लो डाउन आएगा ग्लोबल इकोनॉमी में। देखिए, जब भी आप टैरिफ लगाते हैं, टैरिफ को हम कहते हैं लूज लूज, ये दोनों ही पक्ष का क्षति होती है। तो टैरिफ लगे हैं, ट्रेड वॉर शुरू है। और ट्रेड वॉर का आगाज उन्होंने फरवरी में ही कर दिया था, जब 10% चाइना पे लगाया, फिर धीरे धीरे करके मेक्सिको कनाडा, फिर रोल बैक किया मेक्सिको कनाडा, फिर स्टील और एल्यूमिनियम पे लगा दिया, फिर ऑटोमोबाइल पे लगाया। कल भारी भरकम 60 देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए। तो ट्रेड वॉर तो शुरू हो गया है। तो इससे क्या होगा, ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन होगी। 1 से 1.5% ग्लोबल इकोनॉमी की हानि होती है। जो हमारा बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन है, कल सारा देख के, जो नंबर देख के उनके 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिका में निर्यात होता है। तो इंपोर्ट करते हैं वो। तो उसका आप सोचिए, उसके ऊपर औसतन 22% टैरिफ लग गया कल। चीन का 54% है, कई कंट्रीज का 10 है। तो औसतन 22-23% का टैरिफ लगा है। और उससे ग्लोबल इकोनॉमी पे लगभग 1% नीचे जीडीपी होने की उम्मीद काफी बढ़ गई है। और एक स्लो डाउन हो सकता है, स्लो डाउन रिसेशन में बन सकता है। क्योंकि अब क्या है, ट्रंप ने ऐलान किया, अब रिटेलिएशन आएगा कि नेगोशिएशन आएगा। रिटेलिएशन आएगा, फिर ट्रंप और बढ़ा सकते हैं। इससे ग्लोबल ट्रेड रुकती है। नेगोशिएशन आएगा तो कम हो जाएगा भाई। अच्छा, ना आपकी बात ना मेरी बात, आप 20 से 12.5 पे खत्म करते हैं बात, वो नेगोशिएशन हो जाता है। बट जो जीरो था वो 12.5 हो गया। तो ओवरऑल प्रॉब्लम तो है। हमारे जीडीपी पे अबाउट 0.5% का असर आएगा इसका, जो हमारे ऊपर लगा है। और विश्व भर में 1 से 1.25% का जीडीपी नीचे जाता है। जी सर, लेकिन यहाँ पर एक सवाल यूएस को लेकर के भी पैदा हो रहा है कि ट्रम्प का ये जो बड़ा डिसीजन है, कहीं यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक बहुत बड़ा डेंट ना बन जाए। क्या ट्रम्प ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार लिया? क्योंकि जब भी हमने बड़े ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट देखी, बड़े इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट देखी, उन्होंने कहा कि ये टैरिफ्स अगर लगते, अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रह पाएगा। अमेरिका में भी महंगाई बहुत तेजी से शूट अप करेगी, रिसेशन की खबरें आने लगी उसको, टैरिफ को लेकर के। तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप का ये डिसीजन बैकफायर तो नहीं करेगा यूएस की तरफ? लगता तो है करेगा। यूएस का भी रिसेशन का जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ गया है। गोल्डमैन वगैरह कह रहे हैं 35%, और कुछ कह रहे हैं 40% शायद अगले 12 महीने में रिसेशन आ जाए। तो कीमतें बढ़ेंगी, स्लो डाउन होगा। और आम नागरिक के लिए रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि काफी बड़ा एक इनका इंपोर्ट का बिल है। लगभग 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 3.3 ट्रिलियन, 11% इनका इंपोर्ट, गुड्स का इंपोर्ट है।
तो वो सब महंगा हो रहा है, $600 बिलियन वो महंगा हो रहा है। ट्रम्प ऐसे दिखा रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। रेवेन्यू तो ठीक है, अगर जो उत्पादक देश है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, अगर वो पास ऑन करे ज्यादा कीमतों के तौर पे, तो अमेरिकन कंज्यूमर पे कर रहा है, और उत्पादक देश कभी ना कभी अमेरिकन कंज्यूमर से निकालेंगे ही किसी ना किसी तरह से। तो ये एक बहुत बड़ा आप बोझ डाल रहे हैं अमेरिकन कंज्यूमर के ऊपर, जिसके चलते रिसेशन हो सकता है। तो बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि थोड़ा सा सेल्फ गोल हो सकता है, बट ट्रम्प के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक, अमेरिका की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बहुत कम हो गया है, तो वो बढ़ाना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग को फिर से लौटा के लाना चाह रहे हैं। दूसरा, उनका ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा हो गया, $1.2 ट्रिलियन वो दुनिया को ज्यादा दे रहे हैं हर साल, और गुड्स ले रहे हैं, तो अमेरिका का सोना निकल के बाहर जा रहा है, उनका वैल्यू निकल के जा रहा है। वो कह रहे हैं हम यहाँ बनाएंगे सब कुछ और इसको करेंगे। तीसरी बात जो है, चीन के साथ उनका जो संघर्ष है, ये सुपर पावर की राइवलरी चल रही है। एमर्जिंग सुपर पावर है चीन, और घटती सुपर पावर अमेरिका है। तो इन दोनों में जो कश्मकश है, वो अपने सप्लाई चेन को चीन से इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। वो आसान नहीं है, क्योंकि चीन दुनिया का फैक्ट्री बन चुका है, हर चीज दुनिया की चीन में बन रही है। तो 2018-19 में कोशिश करी, चीन ने क्या किया, मेक्सिको में फैक्ट्रियां लगा दी, वियतनाम में फैक्ट्री लगा दी, कनाडा में लगा दी, इंडोनेशिया में लगा दी, थाईलैंड में लगाई। तो अब वो माल आ रहा है अमेरिका में, ट्रेड गैप बढ़ता जा रहा है। बट चीन के साथ ट्रेड गैप नहीं बढ़ा 2019 से, वो $300 बिलियन के करीब ही रहा। बट बाकी विश्व के साथ बढ़ गया उनका। तो वो थाईलैंड जैसे छोटे इकोनॉमी के साथ भारत जितना बड़ा उनका गैप हो गया, 43-46 बिलियन डॉलर का। वियतनाम के साथ $140 बिलियन का गैप हो गया। वो सब चीन की फैक्ट्रियां जो वियतनाम में मूव हो गई, और वहां से माल बन के आने लग गया। मेक्सिको के साथ फिर से $150 बिलियन का उनका ट्रेड गैप हो गया। और यूएस के बॉर्डर से 100 माइल के रास्ते पे चाइना ने बेइंतहा फैक्ट्रियां खोल दी, और वहां सामान बना के यूएस में भेजने लगे, जो मेड इन मेक्सिको लगा। तो जहां यूएस और चाइना मेन ट्रेड पार्टनर होते थे सबसे बड़े, अब यूएस का सप्लायर मेन मेक्सिको हो गया। बट थोड़ा सा पर्दा हटा के देखें, तो वो चीनी कंपनी है और चीनी नागरिक है, जो वो बना रहे हैं सामान मेक्सिको में बैठ के, और यूएस को भेज रहे हैं फ्री ट्रेड के तहत। तो ट्रम्प का आइडियाज ठीक है, बट इतनी जल्दी आप इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, और जिस तरह से उन्होंने किया है उसको तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जी, मान के चले सर, यानी कि अभी नेगोशिएशंस के लिए जगह छोड़ेंगे ट्रम्प? क्या नेगोशिएशंस आएंगे, या फिर अब यहाँ पर रिटेलिएटरी टैरिफ्स का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम दूसरे देशों की तरफ से? क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि अगर आपने हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए तो हम भी जवाबी कार्रवाई में आपके ऊपर रिटेलिएट करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या नेगोशिएशन के लिए दरवाजा छोड़ा हुआ है अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने? हाँ, दरवाजा खुला है। और देखिए, जब चीन पे 2018-19 में आए थे टैरिफ, उन्होंने रिटेलिएटरी इमिजिएटली कर दिया। यहाँ तक कि फरवरी में जब इन्होंने लागू किए थे चीन के ऊपर, तब भी चीन ने तुरंत अपना रिटेलिएशन किया था। कल चीन ने कड़ी निंदा की, बट रिटेलिएशन कुछ नहीं किया। ईयू भी कह रहा है हम तैयार हैं, बट उन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया, शायद अगले 3-4 दिन में अनाउंस करें। तो ईयू और चीन शायद कर लें, बट भारत, यूके, इटली, यहाँ तक मेक्सिको, इवन कनाडा, ये सब हाथ मिला के कुछ कोशिश करेंगे, कुछ निष्कर्ष निकल आए। भारत तो बिल्कुल नेगोशिएट करेगा, तो थोड़ा मिला जुला रहेगा। वियतनाम के पास और कोई विकल्प नहीं है, उनको नेगोशिएट करना ही है, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट उनके पास और कहीं है नहीं जहां वो अपने गुड्स, और 40% उनको लग गया है टैरिफ। तो वियतनाम डेफिनेटली कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि नेगोशिएट करके निकले। वियतनाम कोई टैरिफ लगा नहीं सकता अमेरिका पे, क्योंकि कुछ आता नहीं है वियतनाम के पास। 150 बिलियन वो टोटल इंपोर्ट कर रहे हैं, और ट्रेड गैप 140 का है।
तो मतलब हम्म। हार्डली एनीथिंग वियतनाम ले रहा है अमेरिका से। तो जी। भारत उस माहौल में हम डिफेंस इक्विपमेंट ले सकते हैं, जहाज ले सकते हैं, बमबारी जहाज ले सकते हैं, शिप्स ले सकते हैं उनसे, और तेल ले सकते हैं। तो ये सब चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं जो हम अमेरिका से ले सकते हैं। हाई टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर ले सकते हैं। तो हम्म। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत चाहेगा कि अमेरिका से हमें मिल सके, और हम उस गैप को ब्रिज कर सकते हैं। जी। और सर इंडिया बिल्कुल नेगोशिएशंस करने के मूड में है, क्योंकि कुछ समय पहले भी हम देख रहे हैं कि सरकार जो है वो हर पॉसिबल कदम उठा रही है कि अमेरिका के साथ टैरिफ के मामले पर नेगोशिएट करते हुए दिखाई दे एटलीस्ट। क्या हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि 26% 27% के आसपास का टैरिफ इंडिया पर भी लग चुका है। हालांकि सर यहाँ पे एक बहुत बहुत ज्यादा बड़ी चीज जो देखने वाली है वो ये है कि फार्मा सेक्टर को बिल्कुल बाहर रखा गया टैरिफ के दायरे से, जिसके ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट होने की उम्मीद की जा रही थी। इसको कैसे देख रहे हैं सर? अगर टैरिफ लग ही रहा था 26% 27% का, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो यहाँ फार्मा सेक्टर पे होना चाहिए था, पर फार्मा को तो छुआ ही नहीं अमेरिका देखिए, फार्मा का हम चौथे सबसे बड़े हैं। हम $9 बिलियन का फार्मा भेजते हैं अमेरिका में। आयरलैंड बहुत बड़ा है, $100 बिलियन आयरलैंड भेज रहा है, जर्मनी भेज रहा है, ने। स्विट्जरलैंड भेज रहा है। ये सारी जो फार्मा कंपनीज हैं हेडक्वार्टर्ड है वहां पर। आयरलैंड जो 50 लाख की आबादी है, $100 बिलियन का फार्मा भेज रहा है, बिकॉज अमेरिका की जितनी कंपनियां थी वो हेडक्वार्टर कर ली जाके आयरलैंड में। तो अपना ही देश को वो सप्लाई कर रहे हैं कम टैक्स पे आयरलैंड से। तो ट्रम्प कह रहे हैं वापस आओ, यहाँ बनाओ आके। अगर हम्म। जो तुमने फैक्ट्रियां वहां लगाई हैं, इतना छोटा सा देश है 50 लाख की आबादी के देश में, आके तुम अपने घर में लगाओ ये सारा। तो फार्मा थोड़ा बड़ा है, हम बहुत छोटे हैं। हमारा 9 बिलियन का है, पूरे 200 बिलियन का जो जा रहा है उनको। तो उसको उन्होंने अलग रखा है। 232 एक सेक्शन होता है उनका ट्रेड एक्ट में। उस 232 में जो उन्होंने ऑटोमोबाइल पे लगाया 25%, फार्मा पे उसी तरह का उनको लगाना है। तो हम्म। इसलिए अभी हमें टेम्पररी रिलीफ मिला है, बट आएगा तो सही। अब ये है कि 10% लगे या 25 लगे, उसमें अंकुश क्या चीज है। अंकुश लगता है कि बहुत महंगा है दवाइयां और हेल्थ केयर। अमरीका में $800 बिलियन सरकार खर्चती है नागरिकों के हेल्थ केयर पे। आप हॉस्पिटल जाइए, हजारों डॉलर लग गए। आप डॉक्टर को मिलने चाहिए, कई $100 वो ऐसे कंसल्टेशन के ले लेता है। तो बहुत महंगा है हेल्थ केयर, उसमें आप दवाइयों का पैसा बढ़ा देंगे तो ऑलरेडी सरकार के ऊपर बहुत बोझ है। वो नहीं चाहते कि पूरा बोझ बढ़ जाए, इसलिए वो देख रहे हैं कैसे किया जाए बिहाइंड द डोर। पर्दे के पीछे अगर कंपनियों को बोला जाए कि आप यहाँ पे और विकसित करिए दवाइयाँ, और जो फाइजर हो गया, एलाई लिली हो गया, अमेरिकन कंपनियां जो आयरलैंड में बस गई जाके, उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे। जी। तो सर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली जो पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके कारण ये जो रिटेलिएटरी टैरिफ्स आएंगे, कहीं ये ट्रेड वॉर की चिंता और तो नहीं बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं? ट्रेड वॉर जो अभी तक सिर्फ ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दी है, क्योंकि अभी तक कोई रिटेलिएशन आया नहीं है मेजर तौर पर दूसरे देशों की तरफ से। लेकिन क्या ये ट्रेड वॉर होगी? ट्रेड वॉर अगर होती है तो क्या ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है? देखिए, उम्मीद तो यही है कि नहीं होगी। और अगर आप इसको एक ड्रामा के तौर पे देखें तो फरवरी में एक्ट 1 हुआ, मार्च में एक्ट 2 हुआ, कल एक्ट 3 हुआ, तीसरी बारी पर्दा गिरा है ये रेसिप्रोकल टैरिफ का। अब अगला एक्ट जो आएगा वो होगा नेगोशिएशन का या फिर रिटेलिएशन का, और फिर पांचवा अंतिम पड़ाव आएगा जब रोल बैक होगा। तो कुछ इस तरह का नेगोशिएशन होके रोल बैक कर देंगे। उन्होंने इतना हाई कर दिया। अब देखिए, भारत के लिए 27% और 10% की रेंज बना दी है। अगर कल वो 10 करते, हम कहते यार 10 नहीं चाहिए, 5 पे ले आते। अब हम्म। क्योंकि 27 हो गया है, तो सोच रहे हैं अगर 10 भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो चाइना को 54 कर दिया, चाइना को 25 भी आप कर देंगे तो चाइना कहेगा चलो कुछ तो राहत मिली। इन्होंने ये नेगोशिएटिंग टूल किया है, गेम खेल रहे हैं पूरी विश्व के साथ, मंझे हुए खिलाड़ी हैं नेगोशिएशन में। तो ये तीसरा अभी ड्रामे का पर्दा गिरा है। अभी चौथा आना है, पांचवा आना है। तो ज्यादातर उम्मीद यही है कि नेगोशिएशन हो जाएगा और रोल बैक होगा।
और थोड़ा जो ट्रेड वॉर होगा चाइना के साथ तो जानी दुश्मनी है, और हम्म। ये फाइट फॉर सुप्रीमेसी है जो अमेरिका और रशिया के बीच थी सन 45 से लेकर सन 90 तक, कोल्ड हम्म। वॉर जो चली, वही अब चाइना के साथ है। तो वो थोड़ा होना मुश्किल है, वो उसमें टाइम लगेगा। बट बाकी भारत वगैरह जैसे देश जो उनके दोस्त देश है, यूरोप के साथ भी कुछ ना कुछ वो हल ढूंढ लेंगे जरूर। तो यूरोप और इनका भी हाथ मिल जाएगा, ये हमारी सोच है। बाकी अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। 9 अप्रैल को लग जाएंगे टैरिफ, तो ज्यादा टाइम तो छोड़ा नहीं है, टैरिफ तो जी। लगेंगे। बट जी। ऐसा नहीं है कि वो फाइनल हो जाते हैं। तो जी। उसके बाद और हो सकता है 9 को भी बोल दे मैं 2 महीने और दे रहा हूँ म्याद, क्योंकि सब हम्म। आए मेरे पास। तो वो कुर्सी पे बैठ के ऐसे ट्रम्प और सबको आशीर्वाद देना चाहते हैं, चलो तुम ये ले जाओ, तुम ये ले जाओ, अपना वो देखना चाहते हैं लेगेसी। तो हम्म। यही है कि भारत को भी भेजना पड़ेगा अपना दूत, जो जाके बोले जी ये है, हम ये सब एक्शन ले रहे हैं, आप भी कम हम्म। करिए, हम भी कम करते हैं। और हम ये सब आपको, हमें ये चाहिए, F-35 दे दीजिए हमें, या फिर ये शिप दीजिए, ये मिसाइलें दीजिए, ये ड्रोन दीजिए, ये टेक्नोलॉजी दीजिए, और ये तेल आप देना शुरू कर दीजिए, तो हो गया हमारा काम खत्म दोनों का। बोलेंगे ठीक है 10% लो, आप भी 10% हम पे डालो, हम भी 10% डालते हैं, हाथ मिलाते हैं। ये बहुत, मैं आपको संक्षेप में बहुत मोटा मोटा उदाहरण दे रहा हूँ, बट जी। ऐसे होगा, पेचीदा होगा, 5-6 महीने लगेंगे। बट हम्म। होपफुली बाय एंड ऑफ दिस ईयर एक इसका हल मिल सके। जी। बट सर, इज इट द इंडिकेशन कि इंडिया को अब दूसरे बाजारों का रुख भी बहुत प्रायोरिटी पे कर लेना चाहिए? यूएस को सिर्फ एक मेजर मार्केट की तरीके से नहीं देखना चाहिए, बाकी और छोटे देशों की तरफ भी अब जाना इंडिया को शुरू करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, और हर हर देश से, और मैं तो कहूंगा चाइना से भी आप इन्वेस्टमेंट लेके आई। चाइनीज हमारे जानी दुश्मन है। हम्म। ऐसा नहीं है, कभी ना कभी तो चाइना के साथ हमारी जंग होगी ही, जब वो हम्म। ताइवान ले लेंगे फिर हमारी तरफ रुख करेंगे। बट हम्म। अगर उनका निवेश ऑलरेडी हो, तो आप हम्म। खोलिए चाइनीज निवेश के लिए, उनको टेक्नोलॉजी लाने दीजिए, उनको कैपिटल लाने दीजिए, उनके सप्लाई चेन में आप इंटीग्रेट होजिए। और जापान से बात करिए, ऑलरेडी 1800 जापानी कंपनियां हैं, बहुत अच्छी कंपनियां हैं भारत में, इसको 10,000 बनाइए। कोरियाई कंपनियों को आमंत्रित करिए और आसानी करिए, जो वियतनाम ने बहुत अच्छी तरह किया, मेक्सिको ने बहुत अच्छी की। हमारा क्या है, ऊपर बहुत अच्छा है, तो एट द टॉप आप जब स्टेट कैपिटल में है, नेशनल कैपिटल में है, सब आपको हेल्प करते हैं। जब ग्राउंड लेवल पे रियलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है फैक्ट्रियां चलानी भारत में, कई तरह के इंस्पेक्टर हैं, कई तरह की चीजें हैं, हर जगह हम्म। पैसा देना पड़ता है। तो वो अगर आसानी कर दें लोगों को, और हम्म। बड़ी तेजी से हम उनको ऐसे पैकेज दें कि यहाँ पे हमारा मिनरल है, आप यहाँ पे प्लांट लगाइए, यहाँ पे ये है, हम आपको पूरा सहूलियत देंगे, हेल्प करेंगे आपको फैक्ट्री लगाने की, आप आ जाइए। इस तरह से हमें पूरे दुनिया में जाना है। और सेम में हमारा जो माल है, अफ्रीका भेजिए, लैटिन अमेरिका भेजिए, यूरोप के साथ करार करिए फ्री ट्रेड, यूके के साथ फ्री ट्रेड, ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड करिए, ताकि एटलीस्ट जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं उनके साथ हमारा अच्छा रिश्ता हो जाए, और उनको भेज सके। तो बहुत काम है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा काम है इस साल, बट सब किया जा सकता है। जी। सर, थोड़ा सा आपसे बाजार भी समझना चाहूंगी, इंडियन मार्केट को लेकर के अब इस टैरिफ के बाद क्या आउटलुक रहेगा? कैसा बाजार को कैसा देख रहे हैं इस समय भारतीय बाजार? देखिए, इकोनॉमी वाइज सितंबर में प्रोबेबली हम एक बॉटम छू गए, और दिसंबर में शायद अर्निंग्स वाइज भी हम एक बॉटम छू चुके हैं। तो हम्म। यहाँ से अब कॉर्पोरेट्स के अर्निंग्स भी बेहतर होंगे। इकोनॉमी तो ऑलरेडी 5.2 जो आया था सितंबर का आंकड़ा, फिर उसको 5.4 हो गया रिवाइज 3 महीने बाद, और 6 क्रॉस कर लिया हमने दिसंबर की तिमाही में। अब 6, 6.25 से 6.5 हम चलते जाएंगे। तो इकोनॉमी का रुख तो अच्छा हो गया, कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छा हो गया। यही हम्म। है कि अभी डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स जो हैं वो ज्यादा बेहतर करेंगे बनस्पत इसके के जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि विश्व भर में अगर स्लो डाउन है तो एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा मुश्किल फेस आएगी ग्रो करने में। बट जो डोमेस्टिक सेक्टर्स है, और हमें आत्मनिर्भरता बढ़ानी है,
अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेजी से बढ़ाना है। तो जिस तरह से चीन ने ग्रो किया विश्व में, चाहे जो भी हो, चीन का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ था। एक्सपोर्ट अब इतना नहीं मिलेगा, तो उसके लिए अभी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है और डोमेस्टिक कंजम्पशन को कैसे बढ़ाएं। तो जीएसटी का रेट काटिए, इनकम टैक्स रेट काटिए, स्टिमुलस लेके आइए इकोनॉमी में, ताकि खपत बढ़े और डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारे मेन ड्राइवर हो जाए इकोनॉमी के। साथ में सरकारी खर्चा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो दोनों करेंगे तो फिर प्राइवेट कंपनियां भी फैक्ट्रियां लगाने लग जाएंगी। हम्म। घरेलू कंपनियों के पास इतना पैसा नहीं है, तो फॉरेन कंपनियों को आप बोलिए, जितने ऑटोमोबाइल मेजर्स हैं सबको बोलिए कि हम आपको लैंड देते हैं, आपको ये देते हैं, 10 साल आप टैक्स मत भरिए, आप आके बनाइए, इधर टेक्नोलॉजी दीजिए हमें और फैक्ट्री लगाइए। इस तरह से पूरे विश्व भर की बड़ी कंपनियों को आमंत्रित करें और बनाएं तो हो सकता है। जी। सर, आज जब टैरिफ्स अनाउंस हुए उसके बाद शेयर मार्केट काफी वॉलेटाइल दिखाई दिया। हालांकि बुल्स पूरी तरीके से ग्रिप बनाने की कोशिश कर रहे थे, बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे थे और टैरिफ का भी जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर देखने को मिला जहां पर बुरी तरीके से बिकवाली देखने को मिली है। कोफोर्ज, परसिस्टेंट, इन्फोसिस, टीसीएस, किसी भी आप बड़ी कंपनी का नाम लेंगे, आज बाजार में बहुत बुरी गिरावट देखनी पड़ी इन सभी कंपनीज को। आईटी शेयरों में तरीके का झटका। सर, ये सिर्फ खबर बेस है या आईटी सेक्टर ही इस समय थोड़ा कमजोर नजर आ रहा कि आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा जो रेवेन्यू है वो अमेरिका से आता है, फिर है? दूसरा बड़ा होता है यूरोप, तीसरा बड़ा होता है जापान। अब हम्म। अमेरिका में अगर स्लो डाउन है तो ऑर्डर बुक कम होती जाएगी, नया ऑर्डर फ्लो शायद पोस्टपोन हो जाए। तो यही डर है। ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते हम देख रहे थे एक स्लो डाउन हमारे हम्म। ऑटो कंपनियों में। अब क्या हो रहा है कि साथ में उसके ये जो यूएस का स्लो डाउन है, क्योंकि हम्म। कीमतें बढ़ेंगी, स्लो डाउन होगा तो कंपनियां हाथ रोक लेंगी। पहले वो मार्केटिंग बजट काटेंगी, फिर आईटी का बजट काटेंगी, तो नया ऑर्डर मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये हम्म। सोच के मार्केट थोड़ा विचलित था। और ये सही भी है, जब तक आप 5-6 महीने आई थिंक और रुक जाएंगे आईटी के लिए, थोड़ा क्लैरिटी आ जाए ये टैरिफ्स और ये क्या इम्पैक्ट आता है अमेरिकन इकोनॉमी में, कितना डीप कट आता है अमेरिकन जीडीपी में, तब थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि आईटी कंपनीज कैसे करेंगी। तो आईटी अभी मैं कहूंगा इतना फेवर में सेक्टर नहीं है। आपके पास बैंक्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, हर तरह के फाइनेंशियल कंपनियां हैं, एनबीएफसीज हैं, हम्म। म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ब्रोकरेज है, डिपॉजिटरीज है, स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर हैं। तो फाइनेंशियल्स पूरे आपके घरेलू बैठे हुए हैं, इंडस्ट्रियल बहुत पुख्ता शेयर्स हैं। आपका डिफेंस और रेलवेज लौट के आ रहा है, डिफेंस का खर्चा बढ़ रहा है, रेलवेज का खर्चा बढ़ रहा है, वो दोनों सेक्टर फिर से लौट के आ रहे हैं। तो ऐसे घरेलू सेक्टर बहुत सारे हैं। तो एक्सपोर्टर से 2 क्वार्टर दूर भी रह लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, देख लेंगे फिर से, थोड़ा और नीचे आ जाने दीजिए, अगर ऊपर चले गए फिर से खरीद लेंगे। बट अभी तो डिस्काउंटिंग मार्केट ज्यादा कर रहा है कि ग्लोबल स्लोडाउन या अमेरिकन स्लोडाउन से इनको दिक्कत आने वाली है। तो अभी थोड़ा नीचे ही रहे तो बेहतर है, पैसा निकल के घरेलू सेक्टर्स में आ रहा है। जी। सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ इस समय आप हैं और जितने भी व्यूअर्स हमें देखते हैं उनके बहुत सारे सवाल होते हैं बेसिकली जब शेयर मार्केट इतना वॉलेटाइल हो। सर, क्या सलाह देंगे इस समय निवेशकों को? क्या रणनीति लेके चलना चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? वेट एंड वॉच करें, अभी खरीदना शुरू करें गिरते हुए स्टॉक्स में, या फिर अभी थोड़ी दूरी बना करके रखें? देखिए, कोई नहीं बता सकता कि मार्केट किस तरह चलेगा, और ये हम सिर्फ गेस वर्क या प्रोबेबिलिटीज ही देते हैं। तो आम निवेशक के लिए बेस्ट क्या है, लंबी अवधि के लिए निवेशित रहिए। तो बड़े बड़े दिग्गज निवेशक कहते हैं जी मैंने ये चूज किया, वो चूज किया, या मैं इस टाइम पे सही टाइम पे निकल गया, वो हमारे बस का नहीं है। ये सोच के चलिए, मार्केट टाइमिंग कोई नहीं कर सकता, वॉरेन बफेट भी नहीं करते, वो भी गलत रहते हैं, 2-3 साल फिर ठीक हो जाते हैं और पता लगता है कि उनकी सोच ठीक थी। तो आप ये करिए, लंबी अवधि के लिए छोटा अमाउंट हर महीने डालते रहिए और उसको भूल जाया करिए, उसको कंपाउंड होते रहने दीजिए। भारत की 20 साल 30 साल की कहानी है, ये कहीं जाने नहीं वाली, स्ट्रक्चरल है भारत की कहानी।
साइक्लिकल ये टैरिफ और अमेरिकन स्लो डाउन से थोड़ी दिक्कत है। अब वो साइकिल अगर बहुत बिगड़ जाती है, 2008 जैसा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल डीकपल्ड है, कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है अमेरिका से, है तो हम कपल्ड। तो 2008 में भी जनवरी में शुरू हुआ, मतलब मैं कहूँ 2007 के सितंबर से गड़बड़ शुरू हो रही थी। हम जनवरी में पीक किए, 21,000 पे सेंसेक्स ने पीक मारा, और वो 21,000 आते आते 2013 हो गया था। 5 साल लग गए उस लेवल पे आते, 60% मार्केट गिर गया। और कोई घरेलू इशू नहीं था, सब बाहर से आया हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो अगर बहुत बड़ा एक डॉट कॉम बबल जैसा अगर अमेरिका में मेल्टडाउन आता है इस साल या अगले साल, तो हमारा मार्केट भी गिरेगा। उस टाइम पे आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपको निकालना ना पड़े उस लेवल पे। वो साइकिल ऐसे जाएगी और फिर जब बढ़ेगी उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो इसलिए छोटा अमाउंट हर महीने डालते रहिए और उसको भूल जाया करिए। ये सबसे अच्छा नुस्खा है रिटेल निवेशक के लिए। लंबी अवधि के लिए डाइवर्सिफाइड रहे, लंबी अवधि के लिए रखें, कंपाउंडिंग हो जाने दीजिए और निवेशित रहिए। टाइमिंग मत करिए, टाइमिंग। हाँ ठीक है, 60% मार्केट गिर गया, फिर तो सब कुछ में डाल दो। अब जैसे सोना सब खरीद रहे हैं, सोना काफी पीक आउट हो गया है, बट क्या है, कुछ और तो आप खरीद नहीं सकते। डॉलर आपको पसंद नहीं है, आप येन स्विस फ्रैंक जाके खरीदेंगे भी तो बहुत मुश्किल है। आम आम नागरिक क्या कर सकता है? तो कहते हैं, सोना खरीद लेते हैं। कहाँ जाएगा? सोना तो पड़ा ही रहेगा ना। और सोना क्या आपको इन्फ्लेशन प्लस जो डॉलर के सामने रुपया गिरता है उतना रिटर्न तो दे ही देगा। तो 8-9% तो सोना देता ही है, कई बारी बढ़ जाता है। पिछले साल 45 हो गया, नवंबर 2022 से देखें तो 80% ऊपर है सोना, जी सब स्टॉक मार्केट को तोड़ते हुए। तो ऐसे 2-3 साल की चाल रहती है सोने की, बट फिर टॉप हो जाता है। जब सब खरीद रहे हैं सोना, आप सोच लो कहानी अभी के लिए खत्म है, फिर साइकिल आएगी, थोड़ा नीचे होगा, फिर नीचे जाएगा, और फिर धीरे 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 करके ये लेवल आएगा। तो मुझे यही लग रहा है कि अभी सोना नया खरीदना वाजिब नहीं है, बट और कोई विकल्प नहीं है तो 5-10% पोर्टफोलियो सोने में डाल सकते हैं। जी सर, बहुत आसान भाषा में आज डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ्स को आपने हमें समझाया है, क्योंकि सुबह से अलग अलग तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही थी। व्यूअर्स के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर हुआ क्या है ग्लोबल इकोनॉमी में, और इससे उनके पोर्टफोलियोज तक जो असर आएगा वो आएगा कैसा असर, और इसके अलावा भारतीय इकोनॉमी पर कैसा असर पड़ेगा। इस समय हर कोई इस चीज से अवेयर होना चाहता है। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और हमें ये सब आसान भाषा में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।